हेलो एवरीवन, जागो ग्राहक चैनल की और एक वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 5 गलतियों के बारे में जो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड यूज़र्स करते हैं इंडिया में, और डिटेल में बात करेंगे। तो पहली गलती ये है कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, मतलब फुल ड्यू अमाउंट जो है वो ऑन टाइम पे पेमेंट ना करना। ज़्यादातर लोग इंडिया में ये करते हैं कि उन लोगों का जो मिनिमम ड्यू अमाउंट जो मेंशन होता है क्रेडिट कार्ड में, वो वही पेमेंट करते हैं, ये सोच के कि चलो भाई ठीक है, मिनिमम अमाउंट ड्यू जो मुझे बताया गया था वो तो मैं पेमेंट कर दिया, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ूंगा। लेकिन ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, जब तक आप इसको समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुका होगा। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बैंक जब आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो वो बेसिकली आपको ज़ीरो इंटरेस्ट पे एक लोन देता है और बोलता है कि अगर आप इस टाइम के अंदर आपका पेमेंट कर देंगे तो भैया मैं तो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेने नहीं वाला हूँ। लेकिन अगर आप एक दिन भी लेट किए, जो डेट में आपको बताया ड्यू डेट, उससे एक दिन भी लेट किए, तो मैं आपसे इतना चार्जेस, इतना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा कि इंडिया में कोई दूसरा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इतना इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। इनफैक्ट पर्सनल लोन, जिसको हम लोग मानते हैं कि बहुत इंटरेस्ट है, वो भी इतना चार्ज नहीं करता। मतलब इंटरेस्ट रेट इतना हाई नहीं है क्रेडिट कार्ड की तरह। पर्सनल लोन का कितना होगा, 15%, 18%। क्रेडिट कार्ड का ऐसा ऐसा क्रेडिट कार्ड है 36%, 50% इंटरेस्ट रेट है। तो मतलब पागल कर देगा आपको, इतना इंटरेस्ट है। और बैंक वाले क्या करते हैं कि जब भी आप कोई परचेस करते हैं और आपके पास बिल आता है, तो बैंक वाले करते हैं कि आपका जो बिल में, मान के चलिए आपको 3 लाख का बिल देना है, तो वो लोग बोलेगा कि आप मिनिमम ड्यू 25,000 दे दीजिए, बाकी का जो पेमेंट है वो आपको जब टाइम मिलेगा, जब आपको पैसा मिलेगा तब आप करना पेमेंट। लेकिन ये सबसे गलत सोच है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है, ये बेसिकली और कुछ नहीं होता है। ये है कि अगर आपका जो फुल ड्यू है वो अगर आप ड्यू डेट के अंदर पेमेंट ना कर पाए, तो बैंक उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब मान के चलिए कि आपका ड्यू डेट है 30 तारीख को और आप 30 तारीख के अंदर पेमेंट ना कर पाए, तो 1 तारीख से आपका वो 3 लाख के ऊपर जितना इंटरेस्ट, उसके ऊपर जीएसटी वगैरह लगा के जो अमाउंट होगा, वही अमाउंट आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है। मिनिमम अमाउंट ड्यू का मतलब है कि आप बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और कुछ नहीं, आपका प्रिंसिपल वैसे के वैसा भरा रहेगा। और नेक्स्ट मंथ ऑब्वियसली आप और थोड़ा कुछ परचेस करेंगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट और बढ़ेगा, और आप मिनिमम ड्यू ही पेमेंट करते चले जाएंगे, तो आपका ज़िंदगी भर कभी भी आपका क्रेडिट कार्ड का डेट या फिर धार जो हम उनको बोलते हैं, वो कभी भी आपका कभी भी कम नहीं होगा। क्योंकि बैंक इस तरीके से ही क्रेडिट कार्ड का प्लानिंग किया हुआ है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट कार्ड का फुल ड्यू अमाउंट जो है वो ऑन टाइम पे आप हर महीने पेमेंट कीजिए। इसीलिए मैं, जैसे मेरे पहले वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो आप ऊपर में देख सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं जैसे एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सोच रहे हैं, आप पहले एक दिन बैठिए, एक पेन एंड पेपर लीजिए और चॉकआउट कीजिए कि मंथली आपका सैलरी या फिर मंथली आप कितना पैसा कमाते हैं। उसके बाद आपका जो भी सेविंग्स वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह, उसको माइनस करने के बाद आपके पास कितना पैसा बचता है, मतलब खर्चा करने के लिए। उसके अंदर आपका फैमिली खर्चा, सब खर्चा आता है उसके अंदर। मतलब जो भी खर्चा आप करते हैं उसके लिए आपके पास कितना आता है, और वही पैसा आपके पास, मतलब वो आपका एक्चुअल क्रेडिट लिमिट है। ठीक है ना। मतलब अगर आप, बैंक आपको बोल रहे हैं कि 3 लाख आपका क्रेडिट लिमिट है, और आप वो कैलकुलेशन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि आप तो मंथ में मैक्सिमम 20,000 खर्च कर सकते हैं, सारे कुछ मिलेगा, मतलब फैमिली ग्रोसरीज, बच्चे का ये वो वगैरह वगैरह सारे कुछ मिला के, यूटिलिटी बिल्स वगैरह मिला के आप महीने में 20,000 खर्च कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड हो, 10 क्रेडिट कार्ड हो, आपका टोटल क्रेडिट लिमिट वो 20,000 ही है। लेकिन लोग ये सोचते नहीं है। लोग सोचते हैं कि बैंक उनको जो क्रेडिट लिमिट देता है बस वही यूज़ करते चला जाते, फिर उसका फुल ड्यू अमाउंट पे नहीं कर पाते, मिनिमम ड्यू का ट्रैप में फंस जाते हैं, और फिर वो तो लाइफ लॉन्ग डेट में फंस गया, क्योंकि वो पैसा वो कभी वापस ही नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट अगर इस सिचुएशन में लोग पर्सनल लोन लेके भी क्रेडिट कार्ड का डेट जो है उसको ख़त्म करते हैं, मतलब इतना खतरनाक चीज़ हो जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपका क्रेडिट कार्ड का जो फुल ड्यू अमाउंट है वो ऑल टाइम ऑन टाइम पेमेंट कीजिए। ड्यू डेट से 2 दिन पहले पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपके बैंक आपसे 1 रुपये भी इंटरेस्ट चार्ज ना कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि क्रेडिट कार्ड का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो नहीं पढ़ना। कोई भी बंदा आप पूछ के देख लीजिए, 100 में से आपको एक बंदा मिलेगा जो क्रेडिट कार्ड लेने के टाइम पे उसका जो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ के उसके बाद क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया होगा या फिर क्रेडिट कार्ड लिया होगा।
जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, एक बंदा आते हैं आपके घर में या ऑफिस में आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराने के लिए, तो उस टाइम पे एक टर्म्स एंड कंडीशन सीट पे भी वो आपसे साइन करवा के ले जाता है, और वो इतना छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है, कोई उसको पढ़ता नहीं है। हाँ भाई, कहाँ पे सिग्नेचर करना है बोलिए, वो जहाँ पे चौकी किया हुआ है साइन करके वो दे देते हैं। अब उसके बाद जब चार्जेस करना स्टार्ट हो जाता है, तब वो बोलते हैं कि भाई ये कहाँ से कट रहा है, वो कहाँ से कट रहा है। कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं, कस्टमर केयर बोल रहे हैं कि हाँ इसके लिए ये चार्जेस कटा है, उसके लिए वो चार्जेस कटे। वो बोलते हैं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया होगा, तो ये हिडन चार्जेस है। और वो इंटरनेट में, सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहते हैं कि इस कार्ड का हिडन चार्जेस है, उस कार्ड का हिडन चार्जेस है, लेकिन ये ऐसा कोई हिडन चार्जेस है नहीं। अब कोई भी बंदा अगर आपको क्रेडिट कार्ड सेल कर रहा है, तो वो आपको सिर्फ वो बेनिफिट ही बताएगा, क्योंकि उसका इंसेंटिव है आपको क्रेडिट कार्ड सेल करने में। वो कभी भी आपके साथ बैठ के, वो आपका लॉयर नहीं है कि आपके साथ 3 घंटा बैठ के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका मतलब लॉफुल मीनिंग आपको समझाएगा, ये उसका काम नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि सारे बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बहुत ही इजीली, मतलब सिंपली आप समझ पाएंगे, इस तरीके का लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लेने से पहले, मतलब मान के चलिए कि आपका एक दोस्त बोला कि भाई तू ये कार्ड ले ले, तो आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये कार्ड लेना चाहिए, तो आप तो ऑब्वियसली उस कार्ड के बारे में रिसर्च करेंगे। आप मान के चलिए गूगल में गए, कार्ड के बारे में सर्च किए, कार्ड का बैंक का वेबसाइट आ गया, तो उस वेबसाइट में आप क्या करते हैं, कार्ड का बेनिफिट देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये डिस्काउंट है, वहाँ पे वो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बस यही करके आप छोड़ देते हैं। लेकिन ये आपको करना नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको समझना कि कार्ड का आपका क्या बेनिफिट है, कार्ड में आपको क्या मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप ये समझना आपका कंप्लीट हो गया कि कार्ड से आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, उसके बाद आपको ये करना है कि उसी के ठीक नीचे आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे हर कार्ड के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर ऐसे करके बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस का पीडीएफ का लिंक होता है। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। एक लिंक हो सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसको आप पढ़िए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसी में आपका सारे चार्जेस लिखा हुआ रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो भी क्रेडिट कार्ड है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का पॉलिसी है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कस्टमर केयर पे कॉल करके ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहे जिस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपका मान के चलिए नेट बैंकिंग या फिर उनका जो मोबाइल ऐप है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, कि अगर आप मोबाइल ऐप ओपन करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली मिल जाएगा, लेकिन आप वो क्वेश्चन कस्टमर केयर पे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, तो वो लोग आपसे एक फीस चार्ज करेगा और उस फीस के ऊपर एक जीएसटी भी है, ठीक है ना। तो क्यों ये वो लोग कर रहे हैं, ताकि आप कम से कम कस्टमर केयर पे कॉल करें। आप कस्टमर केयर पे तभी कॉल करें जब आपको सही में कोई हेल्प चाहिए, कोई पर्सन से, ऐसा कोई हेल्प नहीं चाहिए जो आपको इजीली अवेलेबल है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हाँ भैया मेरा क्रेडिट लिमिट कितना बचा है, या फिर मेरा लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस क्या था, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप कोई, मतलब अगर आप आईवीआर के थ्रू से पूछेंगे तो कोई उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में, मतलब 9 दबा के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल लगा के उनसे आप पूछेंगे कि भाई मेरा लास्ट 5 ट्रांजैक्शन क्या था, या फिर अभी मेरा क्रेडिट लिमिट कितना है, तो वो लोग क्या करेगा कि आपको एक फीस चार्ज करेगा वो आंसर देने के लिए। क्यों? क्योंकि आप कस्टमर केयर का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो क्वेश्चन आप नॉर्मली उसका आंसर आप नेट बैंकिंग में भी देख सकते थे, लेकिन जो कस्टमर केयर का बंदा आपको वो आंसर दे रहा है उस टाइम पे वो किसी दूसरा बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, लेकिन आपका अब मतलब ऐसा क्वेश्चन का आंसर दे रहा है जो क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में अवेलेबल है। तो ये आपको कभी पता नहीं रहेगा, और बहुत सारा लोग ना लेजी होते हैं, वो ये करते नहीं है, कस्टमर केयर पे फ़ोन करके सारे कुछ पूछते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे और आपके पास बिल आ जाएगा, मान के चलिए बैंक ने आपसे ऐसे करके 250 रुपये या फिर 500 रुपये फीस चार्ज कर बैठे, और आप कस्टमर केयर के फ़ोन पर नहीं मैं आरबीआई में कंप्लेन करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे जाऊँगा, आप मुझसे गलत फीस चार्ज करें, ऐसे कुछ कर नहीं सकते आप, तो ये गलत है, क्योंकि वो उनका टर्म्स एंड कंडीशंस में था लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। ये आपका फॉल्ट है, ये बैंक का फॉल्ट नहीं है, आपने उस टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर्ली पढ़े नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप कोई भी कार्ड लेने से पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लीजिए कि कहाँ पे क्या मिलेगा, कहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, किसका क्या फीस है, नहीं फीस है, ये सब वगैरह। अब दूसरा और एक चीज़ होता है कि जैसे मान के चलिए रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्पशन फीस,
कि अब जब भी आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होता है तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट कार्ड के जरिए तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कैशबैक मिलेगा। तो बहुत सारा बैंक क्या करता है कि जब भी आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, ये रिवॉर्ड पॉइंट का आपको जब आप रिडीम करने जाएंगे तो उसके लिए एक चार्जेस लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का है 99 रुपीज़ प्लस 18% GST, ICICI बैंक का है 25 रुपीज़ प्लस 18% GST, ऐसे करके SBI का भी है 99 रुपीज़ प्लस 18% GST। तो ऐसे करके बहुत सारा बैंक का रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्शन फीस होता है, जो भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस वाला जो पेज होता है वहीं पे वो मेंशन रहता है। तो अगर आपको ये पता नहीं रहेगा और आपका रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आप मतलब कॉन्स्टेंटली रिडीम करते, मतलब आपको हर महीने में रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, आप हर महीने में उसको रिडीम कर रहे हैं, हर महीने में रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, हर महीने में रिडीम कर रहे हैं, ऐसे करते चले जाएंगे तो क्या होगा को आपको हर महीने में एक रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्शन फीस आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट में ऐड होता चला जाएगा और आप बोलेंगे कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, मैं तो ऐसा कुछ मतलब चार्जेस के लिए तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। लेकिन फैक्ट यही है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको सारे फीस के बारे में पता हो और आपको कोई सडनली ऐसे कोई फीस आपके ऊपर ना गिर जाए कि और आप बोलेंगे कि भाई ये कहाँ से आ गया। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको फॉलो कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। अब तीसरा बात ये भी है कि बहुत सारा बैंक के फीस ऐसे भी होते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल चेक या फिर कैश डिपॉजिट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी चार्जेस होता है। तो वो भी आप पढ़ लीजिए ताकि आपको पता रहे कि अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो वो तो आपके ऊपर है। तो आपको पता है कि इसके लिए मैं चेक में पेमेंट कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएगा। वो आपको पता है, मतलब रह के ही वो आप काम कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए ताकि आपको इसके बारे में पता हो और आप इस तरीके से मतलब उस सिचुएशन में आपका कार्ड यूज़ मत कीजिए जिसमें आपको एक्स्ट्रा फीस लग जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लीजिए। और बहुत सारा प्रीमियम कार्ड में तो आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट, एयर एक्सीडेंट बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, बैगेज क्लेम बेनिफिट, ऐसे बहुत सारा बेनिफिट, इंश्योरेंस बेनिफिट आता है जो बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं, या फिर अगर उनको पता भी होता है तो वो उनका डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के नहीं देखते। कि मान के चलिए आपके पास 2 करोड़ का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको उस क्रेडिट कार्ड के दे रहे हैं, लेकिन आप उसका अगर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस क्लेम को अवेल करने के लिए क्या क्या चेक बॉक्स आपको टिक करना ज़रूरत है। कि मान के चलिए कि आपको उस फ्लाइट का टिकट वही वाला क्रेडिट कार्ड से परचेस करना पड़ेगा, उस क्रेडिट कार्ड का उस पॉलिसी में आपको किसी को नॉमिनी रखना ज़रूरत है। इस तरीके का बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई देखता भी नहीं है और नॉमिनी वगैरह अपडेट भी नहीं करता। और जब टाइम आता है तो वो उसका क्लेम उठा ही नहीं पाता क्योंकि उसके लिए जो डिटेल्स है वो उसने अपडेट ही नहीं किया है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कार्ड लेने से पहले उसका बेनिफिट्स जो है वो तो आप 100 बार देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आप टाइम लेके एकदम 3-4 दिन टाइम लेके अच्छे से 101 बार देख लें ताकि उसके बारे में जो भी फीस है उसके बारे में बैंक के तरफ से जो आपको फ़ोन कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको पता है। मतलब इस सिचुएशन में अब चला जाए टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे तरीके से पढ़ लो। और आजकल तो सारे कुछ पीडीएफ में है तो आप इजीली आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फ़ोन में जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप ट्रैवल कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते रहे। तो इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये करना। अब तीसरा बात ये है कि बहुत सारे लोगों के पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड होता है, जो मैं सपोर्ट भी करता हूँ। मेरे पहले वीडियो में जो ऊपर में आप कार्ड में देख सकते हैं मैंने बोला भी है कि आप एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए, तभी जाके आप क्रेडिट कार्ड का पूरा फ़ायदा, क्रेडिट कार्ड गेम जो है उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम ये होता है जब भी लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं वो तो ये देख के ले लेते हैं कि स्पेशल कौन सा कैटेगरी में उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। कि भाई ये कार्ड में मुझे अमेजन में इतना डिस्काउंट मिलेगा, वो कार्ड में मुझे फ्लिपकार्ट में इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये कार्ड में मुझे यहाँ पे ये मिलेगा, वो कार्ड में मुझे वहाँ पे वो मिलेगा। तो स्पेशल कैटेगरी जो है उसके बारे में तो उनको पता होता है। तो वो स्पेशल कैटेगरी में जब भी आप कोई पेमेंट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में झट से आ जाएगा, हाँ भाई मेरे पास वो वाला कार्ड है उसमें ये कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड या फिर कैशबैक या फिर डिस्काउंट देता है, तो भाई वो कार्ड यूज़ करो। लेकिन प्रॉब्लम आता है जब भी आप वो स्पेशल कैटेगरी के बाहर यूज़ करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई लोकल मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं या फिर लोकल कोई शॉप में पेमेंट कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि भाई मेरे पास तो 4 क्रेडिट कार्ड है लेकिन इसमें से इस सिचुएशन में सबसे बेनिफिशियल कार्ड कौन सा है। इसी के लिए एक ऐप है जिसका नाम है ccrewards.in। इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है जो आप ऊपर में कार्ड में देख सकते हैं। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो देखें।
तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप उस ऐप के ज़रिए ये इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपका स्पेशल रिवॉर्ड कैटेगरी के बाहर में आपके पास जो भी कार्ड है उसमें से सबसे बेनिफिशियल है, फिर उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड या कैशबैक कौन सा कार्ड दे रहे हैं, जो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी जाके आपका कार्ड से सबसे ज़्यादा कैशबैक या बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद चौथा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब चौथा पॉइंट ये है कि बहुत सारा लोग रिवॉर्ड पॉइंट तो उठा लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, लेकिन ये कभी नहीं जानते कि उस रिवॉर्ड पॉइंट का एक्सपायरी डेट क्या है। सही सुना आपने, जैसे मेडिसिन होता है ना, वैसे क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट का भी एक एक्सपायरी डेट होता है, और हर बैंक का ये एक्सपायरी डेट होता है। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का आप जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो 2 साल का एक्सपायरी है। ठीक है, ICICI का भी आई थिंक 2 साल या 1 साल का एक्सपायरी है। तो इस तरीके से हर बैंक में आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा उसका एक एक्सपायरी टाइम होता है, और उस एक्सपायरी टाइम के अंदर अगर आप आपका क्रेडिट रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो रिडीम नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। तो लोग क्या सोचते हैं, तो पहली तो बात है कि लोगों को ये पता नहीं रहता है कि कब ये कौन सा पॉइंट एक्सपायर हो रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हो, आप वो स्टेटमेंट अगर अच्छे तरीके से देखेंगे तो हर क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट में आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ एक सेक्शन होता है जहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि इस मतलब क्रेडिट पीरियड में आपने कितना रिवॉर्ड पॉइंट अर्न किया है, कितना रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास टोटल है, कितना रिवॉर्ड पॉइंट अपकमिंग 30 या 60 डेज में आपका क्या बोलते हैं कि वो एक्सपायर हो रहा है। तो और इस तरीके से डिटेल में मेंशन रहे, तो अगर आप उसको ट्रैक करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि भाई मेरा तो ये रिवॉर्ड पॉइंट अपकमिंग 1 या 2 मंथ में एक्सपायर होने वाला है, और आप उस टाइम पे प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। अब क्या होता है ना, कुछ लोग जैसे ज़्यादातर ऑलमोस्ट हर बैंक का ही होता है। सो फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का ले लेते हैं। HDFC बैंक का रिगालिया में आपको जब भी कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा तो रिवॉर्ड पॉइंट को जब भी आप रिवॉर्ड मतलब रिडीम करने जाएंगे तो उसका आपको 2 सिचुएशन देगा कि एक तो आप उसको हमारे थ्रू फ्लाइट या होटल बुकिंग कीजिए जहाँ पे आपका हर रिवॉर्ड पॉइंट का ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, या फिर आप उसको कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई डाइनिंग कूपन वगैरह ले सकते हैं जहाँ पे आपको हर रिवॉर्ड पॉइंट का कम वैल्यू मिलेगा। तो लोगों का मतलब जो लोग ट्रैवल करते हैं ऑब्वियसली वो उसको मतलब फ़्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उतना ट्रैवल करते नहीं है, उन लोगों का मिडिल क्लास डे इन एंड डे आउट का काम होता है। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई चलो मैं इसको कैशबैक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और वो लोग सोचते हैं कि चलो अभी नहीं करेंगे, पहले तो बहुत सारा रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठा कर लेते हैं फिर एक साथ सारे को रिडीम करेंगे। अच्छा प्लान है, लेकिन अगर आप सोचते ही रहेंगे कि चलो मैं इकट्ठा करता रहता हूँ, इसको एक्यूमुलेट करता रहता हूँ, और ऐसे करते करते आपका 2 साल निकल गया तो वो पॉइंट तो आपको एक्सपायर हो जाएगा। तो इसीलिए और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देख रहे हैं और वहाँ पे मान के चलिए आप देख रहे हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको अगले 2 महीने में आपका 500 पॉइंट आपका एक्सपायर होने वाला है, और आपने सोचा कि भाई मुझे तो अभी रिसेंटली कोई फ्लाइट या होटल बुकिंग करना नहीं है और कहीं स्पेशल डाइनिंग वगैरह पे जाने के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है, तो चलो इसको मैं कैशबैक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना। और आप क्या करें कि आप उस HDFC या फिर उसी बैंक का कोई पोर्टल में गए, पोर्टल में जाके वो जो भी रिवॉर्ड पॉइंट आप रिडीम करना चाह रहे हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट कर दिए और आपको दिखा दिया कि आपको इसको इक्विवेलेंट में इतना कैशबैक आपको मिलेगा, और आप वो रिवॉर्ड में रिडीम कर लिए। लेकिन यहाँ पे भी एक गलती है, एक स्लाइड से गलती है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। मान के चलिए जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में जैसे बता रहा था कि आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास है। अब जब आप पोर्टल में गए और 500 रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने गए तो वो आपको दिखा रहा है कि 500 रिवॉर्ड पॉइंट के लिए आपको 30 रुपये मिलेगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना। और आपने नेक्स्ट करके OTP देके रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर लिए, लेकिन ये कितना बड़ा गलती की आप सोचिए। अब उसी कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्शन का फीस है मान के चलिए 99 रुपीज़ प्लस 18% GST। ठीक है ना। तो आप ये सोचिए कि आप वो 500 पॉइंट रिडीम किए, अगर आप 1 पॉइंट भी रिडीम करते तब भी बैंक जाके आपको वो पैसा चार्ज करता 99 रुपीज़ प्लस 18% GST या फिर जो भी उनका रिडीम्शन का चार्जेस है। ठीक है ना। तो आप ये जो रिडीम किए, ठीक है ना, तो इसके लिए बैंक आपको 99 रुपीज़ प्लस 18% GST अराउंड 115-20 रुपये चार्ज करेगा। तो आप सोचिए आप 500 पॉइंट रिडीम किए, इसके लिए आपको मिला 30 रुपये, लेकिन आपको बैंक को देना पड़ा 120 रुपये। सो आप प्रॉफिट में हैं या आप लॉस में? तो आप तो लॉस में है जैसे आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ये सोच के कीजिएगा कि जो भी मैं रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कर रहा हूँ
इसके करने के बाद जो पैसा या फिर बेनिफिट मुझे मिलेगा, ये क्या वर्थ है, मतलब ये क्या जो भी रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्पशन फीस मैं दे रहा हूँ उससे ज़्यादा है या कम है, ठीक है ना। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपका आप रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर रहे हैं और आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपका रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्पशन फीस से कम है, तो अब उसको एक्सपायर होने दीजिए, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट है। आपको बैंक को पैसा देने से उससे ज़्यादा प्रॉफिट है कि आप उसको एक्सपायर होने दीजिए, उसको रिडीम मत कीजिए, बाकी के पॉइंट को लेकर काम चलाइए, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि कब रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना है, कैसे रिडीम करना है, और इसका पीछे का जो फीस है रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम्पशन फीस, इसको क्लियरली समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट जो चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में, वो है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वो नया नया जॉब में ज्वाइन करते हैं और उन लोगों का सैलरी अकाउंट बन रहा होता है, तो जो भी बैंक का सैलरी अकाउंट बन रहा होता है तो वो लोग उनको बोलते हैं कि भाई मैं आप लोगों को एक फ्री में लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रहा हूँ, आप लोग ले लीजिए। सारे को दे देते हैं क्रेडिट कार्ड, और वो सबसे घटिया वाला क्रेडिट कार्ड ही होता है। आपको कभी भी सबसे प्रीमियम क्रेडिट कार्ड वो लोग वहाँ पे नहीं देंगे, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि वो लोग वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, फिर बहुत साल उसको यूज़ करते रहते हैं, और फिर जाके समझ में उन लोगों को आता है कि भाई इस कार्ड में तो ऐसा कोई अच्छा वाला बेनिफिट है नहीं, इससे वाला अच्छा तो वो कार्ड है, इससे मतलब जब उनको थोड़े थोड़े करके समझ में आने लगता है क्रेडिट कार्ड का ये पूरा गेम, ठीक है ना, तो इससे अच्छा तो मैं वो कार्ड ले लेता, इससे अच्छा मैं वो कार्ड ले लेता, और वो एक के बाद एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने लग जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि ये जो कार्ड उसको सबसे पहले मिला था वो उसको क्लोज कर देता है। ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड था, फिर भी वो क्लोज कर देता है। लेकिन ये कितना बड़ा गलती है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो क्रेडिट कार्ड का रिपोर्ट होता है, कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का हो, सिविल, एक्सपीरियंस, CRIF, कोई भी हो, किसी का भी हो, वो लोग क्या करते हैं कि आपका जो भी क्रेडिट हिस्ट्री है वो उसको रखते हैं। अब बैंक क्या करता है, बैंक जब आपको कोई क्रेडिट कार्ड या लोन देने को जाता है तो वो आपका क्रेडिट स्कोर और आपका एक्टिव क्रेडिट लेंथ चेक करता है कि आपके पास कितना टाइम से मतलब टोटल आप क्रेडिट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना टाइम से, तो क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसा कार्ड है जो आप 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, तो वो सिंगल हैंडेडली वही कार्ड आपका एक्टिव क्रेडिट लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कर देता है, एक्टिव क्रेडिट लेंथ। तो इस तरीके से अगर आप उस कार्ड को बंद कर देंगे झटके से, क्या होगा कि आपका एक्टिव क्रेडिट लेंथ कम हो जाएगा। और एक चीज़ है कि जब मान के चलिए कि आपके पास एक कार्ड है जो बहुत पुराना कार्ड है, वो पुराने कार्ड में जब आप ऑन टाइम पे बिल पेमेंट करेंगे तो वो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो सबसे फास्ट इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई कार्ड है जो आपको एकदम नया नया लिया हुआ है, कि मान के चलिए 2 महीना 3 महीना पुराना कार्ड है, उसमें अगर आप ऑन टाइम पे बिल भी पेमेंट करेंगे, तो मान के चलिए अगर उसमें आप 3 महीने ऑन टाइम पे बिल पेमेंट करें तो आपको एक मतलब क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होगा। लेकिन आपके पास जो कार्ड 3 साल या 5 साल से, उसमें अगर आप हर महीने में अगर आप ऑन टाइम पे बिल पेमेंट करेंगे तो आप हर महीने में आपको ज़्यादा पॉइंट इंक्रीज होगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई बहुत पुराना क्रेडिट कार्ड हो उसको बंद मत कीजिएगा, उसको आप रखने दीजिए, उसी तरीके से उसी तरीके से चलने दीजिए, ताकि वो क्रेडिट कार्ड जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट ला सके। तो कभी कभार मतलब 6 महीने में एक बार आप उस कार्ड को यूज़ कर लीजिए कहीं पे भी एक छोटा ट्रांजैक्शन कर लेने के लिए, ताकि वो कार्ड मतलब बंद ना हो जाए ऑटोमेटिकली। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड बंद करना ही है तो ये आप सोच समझ के कीजिए कि हाँ भाई ये मेरा बहुत पुराना क्रेडिट कार्ड है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसका इफेक्ट मेरा क्रेडिट स्कोर में पड़ेगा। और ये क्रेडिट स्कोर उस सिचुएशन में आने तक मतलब 9 से 12 महीने तक लग सकता है, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन आपका बाकी क्रेडिट हिस्ट्री कितना पुराना है, कैसा है, उसके हिसाब से। तो अच्छा होगा कि उस सिचुएशन में आप कोई नया लोन या फिर नया क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत करें। तो यही है। अब बस यही बात है कि किस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड हैंडल करना चाहिए, कौन सा चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के टाइम पे। और एक बोनस टिप मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के एंड पे, कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल NEFT IMPS के ज़रिए या फिर इस तरीके से पेमेंट करते हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप क्रेड बोल के जो ऐप है उसको चेकआउट कीजिए। उसके बारे में एक डिटेल में इन डेप्थ रिव्यू में बनाया हूँ, जिसका कार्ड आपको ऊपर में मिल जाएगा, वीडियो कार्ड, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये ऐप कितना अच्छा ऐप है और इसके ज़रिए आप कैसे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके पैसा पहुँचा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऑब्वियसली ये वीडियो को शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जिसको क्रेडिट कार्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो, या फिर जिनको क्रेडिट कार्ड के बारे में
जानना अच्छा लगता है या फिर कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन उनको अच्छा लगता है, उनके साथ शेयर कीजिए। बेल आइकॉन को मस्त दबाइए, क्योंकि तभी जाके आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा। अदरवाइज़ यूट्यूब आपको बताने वाला है नहीं कब नया वीडियो आ रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।